आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। साथियों, वीडियो के इस पार्ट में आज मैं आपसे आईपीसी का सेक्शन 306 किसी व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाना, इस संदर्भ में एक जजमेंट शेयर कर रहा हूं। और साथ ही जजमेंट कुछ इस प्रकार से है कि 306 के मामले में आरोपी ने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत लगाई और हाई कोर्ट ने उस आरोपी को 306 के मामले में अग्रिम जमानत प्रदान की। तो साथियों, ये जो मामला है, ये मामला किस प्रकार का है, ये मामला कहाँ का है और केस के फैक्ट क्या है, हाई कोर्ट ने किस आधार पर अग्रिम जमानत प्रदान की। साथ में ही हाई कोर्ट ने जब इस जजमेंट को लिखा उस दौरान कुछ और भी जजमेंट का जिक्र किया सुप्रीम कोर्ट के, तो उन जजमेंट के बारे में भी आप समझ पाएंगे। साथ में इस पूरी स्टोरी के माध्यम से आप ये समझ पाएंगे कि 306 के मामले में भी अग्रिम जमानत कोर्ट प्रदान करती है, लेकिन कौन कौन सी परिस्थितियां होती हैं और आपको किन किन जजमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए हाई कोर्ट या फिर सेशन कोर्ट में, आप जहां भी एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस जजमेंट को पढ़ना भी चाहते हैं तो इसका मैं लिंक ऐड कर दूंगा, आप लिंक में क्लिक करके इसको जजमेंट को पढ़ सकते हैं। आप साथियों, जो जजमेंट है ये हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट से डिसाइड हुआ है और ये जजमेंट डिसाइड हुआ है 14 जुलाई 2020 को। ये जो केस है ये हेमावती वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश के नाम से है। और साथियों, इस मामले में की जो स्टोरी है, जो एफआईआर है, तो उसके अनुसार इस मामले में जो मृतक का पिता है, मृतक के पिता ने हिमाचल प्रदेश का ही एक जिला है सोलन करके, जिला सोलन में उसने एफआईआर दर्ज करवाई और उसने एफआईआर में ये बताया कि जो उसका बेटा है किशोर ने सुसाइड कर लिया है। और सुसाइड करने की वजह ये है कि किशोर की पत्नी, किशोर की सास, किशोर के ससुर, किशोर के जो साली है और किशोर का जो साला है, ये सभी लोग किशोर को अत्यधिक प्रताड़ित करते थे और उनकी प्रताड़ना से तंग आकर के हमारे बेटे उसने कहा कि मेरे बेटे ने सुसाइड कर लिया है। तो कोर्ट ने, पुलिस ने इसके आधार पर उसने जिसके नाम बताए, उस मृतक की पत्नी को, मृतक की सास को, मृतक के ससुर को, साले, इन सभी को पुलिस ने आरोपी बना लिया और इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। साथियों, इसी दौरान एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ था। सुसाइड नोट में जो मृतक है उसने अपने पिता को संबोधित करते हुए लिखा था कि पिताजी, आप मुझे माफ़ करना, मैं अपनी पत्नी और मेरी जो सास है, मेरे जो ससुर हैं, मेरे जो साले हैं, मेरी जो साली है, मैं इनकी प्रताड़ना से तंग आ गया हूँ। ये लोग मुझे शराबी कहकर संबोधित करते हैं और ये मुझ पर दबाव बनाते हैं, जिसकी वजह से मैं अपना जीवन नहीं जी पा रहा हूँ और इनकी प्रताड़ना और उत्पीड़न से तंग आकर के मैं अपनी जान दे रहा हूँ। तो एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ था। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं साथियों कि यहाँ पे उसने सुसाइड नोट भी लिखा था और जिनके खिलाफ सुसाइड नोट लिखा था उनमें से जो सास है, उस लड़के की जो सास है, सास ने ये एंटिसिपेटरी बेल लगाया था हाई कोर्ट में। तो साथियों, इसके बाद जब कोर्ट ने इस मामले को देखा तो कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना, जैसा कि हर मामले में होता है, जो विपक्षी होता है। तो इसमें जो ये दलील दी गई जो आरोपी पक्ष है उनके द्वारा कि जो जिसका बेल एप्लीकेशन फाइल किया है उस व्यक्ति का इस मामले में कोई भी रोल नहीं है, उन्होंने किसी प्रकार से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रताड़ित नहीं किया है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है, कुछ भी जब्ती नहीं हुई है, इसलिए बेवजह आरोपी को जेल नहीं भेजा जाना चाहिए। इसके बाद सरकारी वकील जो होते हैं, जो प्रोसिक्यूटर होते हैं, उन्होंने कहा कि चूँकि मामला 306 का है, मामला गंभीर है, इसलिए इसमें आरोपी के फरार होने की संभावना है, इसलिए इनको अग्रिम जमानत प्रदान नहीं की जानी चाहिए। साथ ही जब कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और जो केस के जो फैक्ट हैं, तो कोर्ट ने ये देखा कि इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो सुसाइड नोट बरामद हुआ है उसमें ये कहा गया है कि जो मृतक है, मृतक की पत्नी, सास, ससुर, साले, साली, उसको शराबी कहकर संबोधित करते थे। तो क्या किसी को शराबी कहने से अगर कोई व्यक्ति सुसाइड कर रहा है तो क्या 306 के केस के अंतर्गत उसको आरोपी बना करके उसको जेल में भेज दिया जाना चाहिए? कोर्ट ने इस फैक्ट पर विचार किया। तो कोर्ट ने आगे लिखा इस मामले में कि सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि इस केस के फैक्ट क्या क्या हैं, आखिर जिन लोगों ने उसे शराबी कहा और जिस व्यक्ति ने ये जमानत लगाई है उसका इस केस में क्या रोल है, उसका कितना महत्वपूर्ण रोल है कि उसे जमानत दी जानी चाहिए, अग्रिम जमानत दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए।
जब साथियों जब कोर्ट ने इस मामले में देखा कि कौन कौन से फैक्ट हैं जो कि इस केस में जो जमानत जिसने याचिका लगाई उसके संदर्भ में है, तो सबसे पहली बात यह है कि इसमें पुलिस ने जो केस डायरी पेश किया है उसके हिसाब से इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है। दूसरी बात यह है कि जो व्यक्ति ने जमानत लगाई है उसकी सास ने, उससे कुछ भी जब्ती नहीं हुई है। तीसरी बात यह है कि ऐसा कोई भी फैक्ट सामने नहीं आया है सिवाय मृतक के पिता ने आरोप जो लगाया है कि ये लोग उसको प्रताड़ित करते थे। इसके अलावा और कोई भी फैक्ट नहीं है जो ये साबित करे कि हाँ वास्तव में ये उसको प्रताड़ित करते थे। मतलब कि उसने सुसाइड नोट में लिखा है, लेकिन जो विटनेस थे ना तो उसके घर के लोगों ने कहा है ना तो जो आस पड़ोस के लोग हैं उन लोगों ने कहा है। मतलब किसी भी व्यक्ति ने ये स्टेटमेंट नहीं दिया है कि उसकी सास उसको किस प्रकार से परेशान करती थी। इसके अलावा कुछ और भी फैक्ट थे जो सामने आए कि जो मृतक की जो सास है वो अपनी पुत्री के घर अक्सर जाया करती थी और वो पति पत्नी के बीच इंटरफेयर किया करती थी। तो कोर्ट ने यहाँ पे ये देखा कि वो अपनी पुत्री के यहाँ जाया करती थी और इन दोनों के बीच जो विवाद हुआ करता था कई बार उसके बीच में इंटरफेयर किया करती थी। और इसके अलावा एक फैक्ट ये भी था कि जो मृतक है वो शराब पीने का आदी था, जिसकी वजह से उसकी जो मानसिक अवस्था है वो स्थिर नहीं रहती थी। तो इन सब फैक्ट को देखने के बाद कोर्ट ने इस पे 2-3 जजमेंट का जिक्र किया सुप्रीम कोर्ट का। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जब भी अगर आप या तो बेल एप्लीकेशन लगा रहे हैं या तो एंटीसिपेटरी बिल लगा रहे हैं, जमानत लगा रहे हैं, तो 2-3 लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के। उसमें एक जजमेंट है जैसे दाताराम वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के नाम से है, दूसरा है संजय चंद्रा वर्सेस सीबीआई के नाम से। ये जो लैंडमार्क जजमेंट है अक्सर हमने देखा है कि इन जजमेंट का हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट इस्तेमाल करते हैं। तो आप भी इस जजमेंट में भी इन दोनों जजमेंट का इस्तेमाल किया गया है। अब इन जजमेंट में कौन कौन सी बातें बताई गई मैं आपको एक लेमैन लैंग्वेज में आम भाषा में बता दूं कि साथियों हमारे यहाँ का जो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस है वो ये कहता है कि जब तक किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अपराध प्रमाणित ना हो जाए तब तक उसको दंड नहीं दिया जाना चाहिए। अगर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आरोप लगाया गया है और आरोप लगाने मात्र से अगर उसको जेल भेज दिया जाता है तो कहीं ना कहीं उसकी स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा। और हमारा क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस ऐसा नहीं कहता है कि जब तक अपराध प्रमाणित नहीं होता तब तक वो व्यक्ति निर्दोष माना जाता है। अब चूंकि व्यक्ति निर्दोष है तो बेवजह उस व्यक्ति को जेल में नहीं भेज दिया जाना चाहिए। हाँ, कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं कि अगर इतना गंभीर अपराध है कि ऐसा लग रहा है कि वो गवाहों को प्रभावित कर सकता है या फिर जो ट्रायल है उसको प्रभावित कर सकता है, तो इस मामले में कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जिस व्यक्ति ने जमानत लगाई है उसने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि कोर्ट चाहे तो कड़ी से कड़ी कंडीशन इम्पोज कर दे हमारे ऊपर कि जैसे हमें कितने का बॉन्ड भरना है या फिर हमें किस दिनांक को उपस्थित होना है। अगर हम फेल होते हैं इसको कंप्लायंस करने में तो हमें फिर से जेल भेज दिया जाए। तो कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे जो जमानत याचिका जिसने लगाई उसने खुद स्वीकार किया है कि उसके ऊपर कोई कठिन कंडीशन इम्पोज की जा सकती है जिसका कि वो पालन करने के लिए तैयार है। तो इस कंडीशन में किसी व्यक्ति को बेवजह जेल भेजना सही नहीं है और एक प्रकार से ये उल्लंघन होगा जो हमारा जो जूरिस्प्रूडेंस सिद्धांत है और किसी की स्वतंत्रता को रोकना बिना इसके कि अपराध प्रमाणित हो जाए। और इस केस में जो फैक्ट भी जो सामने आए हैं तो ऐसा कहीं प्रमाणित नहीं हो रहा है कि उसका ऐसा एक्टिव रोल था कि उसने उसको प्रताड़ित किया है। और केवल किसी को मात्र शराबी कहने से और उनके बीच इंटरफेयर करने से ऐसा कहने से ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि हाँ यहाँ पे उसका एक्टिव रोल रहा है और इसमें इसको उकसाने के लिए और उसने उसको सुसाइड करने के लिए मजबूर किया। तो इस प्रकार से साथियों यहाँ पे कोर्ट ने इस फैक्ट को देखते हुए आरोपी को अग्रिम जमानत प्रदान की और कुछ जो कंडीशन अमूमन जैसा कि हर उस केस में कोर्ट करती है वो इम्पोज कर दिया। तो मुझे उम्मीद है साथियों कि आप समझ गए कि किस प्रकार से अगर आप अग्रिम जमानत लगाने जा रहे हैं तो आप कुछ जजमेंट का इस्तेमाल ज़रूर करें और जो फैक्ट हैं जो आप अगर FIR देख रहे हैं या फिर मामले में चार्जशीट, हालांकि अग्रिम जमानत अगर आप लगा रहे हैं तो इतना जल्दी संभव नहीं होता कि चार्जशीट पेश हो पाए। तो FIR के कंटेंट के आधार पे और अगर कोई दूसरे बयान हुए उसके आधार पे आप ये देखें कि कौन कौन से फैक्ट जो हैं आप ये प्रमाणित करते हैं कि आपका रोल नहीं है। इससे आपको फ़ायदा होगा कि आपको कोर्ट अग्रिम जमानत प्रदान कर सकती है क्योंकि कोर्ट को ऐसा लग सकता है कि आपका इस केस में एक्टिव रोल नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि हमने जिस टॉपिक को शेयर किया है आप समझ गए होंगे। जैसा हमने आपको बताया कि आप इस जजमेंट को पढ़ना चाहते हैं तो आप लिंक पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।